नमस्कार मित्रों, आपका अपने इस YouTube चैनल तोमर पाठशाला में एक बार फिर से स्वागत है। इससे पहले यहाँ पर मैंने जीएस का ज्योग्राफी पोर्शन को प्रारंभ किया है। इससे पहले हम 2 वीडियो डाल चुके हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। उसी हिसाब से हम क्लासेज आगे बढ़ाते हैं। आज हमारी तीसरी वीडियो है। तो इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा उसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जाना कि भारत के नाम के बारे में जाना, ठीक है ना, कि भारत के औपचारिक नाम क्या हैं, जिनके द्वारा हमें जो है देश से विदेश के स्तर पर मान्यता प्राप्त है, हमारी पहचान है। तो वो नाम कौन से हैं? वो नाम जो हमारे भारत के संविधान में वर्णित हैं, वो वही नाम है। वो कौन से हैं? इंडिया और भारत, ठीक है। तो इन 2 नामों से हमें अंतर्राष्ट्रीय जगत पर जो है पहचान है हमारी, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर हमने इसकी अवस्थिति की बात की। अवस्थिति में हमने देखा कि भारत जो है एशिया का भाग है। हमने देखा कि एशिया में कहाँ का है, तो दक्षिण एशिया का भाग है। गोलार्ध के रूप में देखा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है ये, है ना। फिर हमने इसको अक्षांश और देशांतर के माध्यम से देखा। अक्षांश के देशांतर के माध्यम से हमने फिर इसका विस्तार भी देखा कि कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है, ठीक है ना। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, अक्षांश और देशांतरों के मध्य, ठीक है। फिर हमने इसके सुदूर उत्तरी, सुदूर दक्षिणी, सुदूर पूर्वी, सुदूर पश्चिमी जो बिंदु है वो देखा। जैसे सुदूर पूर्वी बिंदु जो था किबुथु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। फिर आपका सुदूर जो है पूर्वी जो है पश्चिमी जो है वो आपका गौरमोता है, जो कि गुजरात में पड़ता है। सुदूर उत्तरी है इंदिराकोल है। सुदूर दक्षिणी कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार में है। मुख्य भूमि का दक्षिणी पॉइंट कौन सा है? वो है केप कमोरिन, जिसे हम कन्याकुमारी के नाम से भी जानते हैं। कन्याकुमारी की बात में संदर्भ में एक बात और इम्पोर्टेंट है। कन्याकुमारी तट पे आप देखेंगे 3 सागर मिलते हैं, ठीक है ना। इसे अर्धचंद्राकार तट भी कहते हैं। यहाँ 3 सागर आपस में मिलते हैं। कौन कौन से? जैसे आप देखेंगे पश्चिम में अरब सागर हो गया, है ना, पूर्व में बंगाली खाड़ी हो गई, और नीचे दक्षिण में हिंद महासागर। इन तीनों की मिलन स्थली कहाँ पर होती है? हमें मिलती है कहाँ पे? कन्याकुमारी में, ठीक। उसके बाद हमने देखा कि भारत को कितने जो है विदेशी राज्यों की सीमा बनाते हैं भारत से। तो हमने पाया कि हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि मैं बचपन से MBA करना चाहता था। तो इसमें आप बचपन लेंगे और MBA लेंगे, तो इस रूप में हमें कितने राज्य मिल गए, कितने देश मिल गए? हमें 7 देश भारत से सीमा बनाते हैं। तो उसमें कौन कौन से थे हमने से आपको बताया था। फिर हमने दूसरी चीज देखी कि जो है भारत का दक्षिणी विस्तार का भारत का तटीय जो सीमा है वो कितनी है, या ओवरऑल भारतीय कुल तट जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई क्या है, सीमा रेखा की लंबाई क्या है। फिर हमने ये भी जाना कि भारत के साथ जो विदेशी राज्य सीमा बना रहे हैं वो उनसे कौन कौन से राज्य टच हो रहे हैं, है ना, इसको हमने जाना। या उन राज्यों में भी सबसे ज्यादा कौन सा राज्य उस विदेशी राज्य के साथ सीमा बना रहा है। जैसे मान लीजिए पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के साथ राजस्थान की सीमा जो है सर्वाधिक लंबी है ना। तो इसी तरीके से हमने जैसे आपका नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे लंबी है, इसी तरीके से हमने आगे बात की थी। इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा जैसे कि जो भारत में जैसे हम जो अभी तक हमने बात की इसमें कि भारत में जो है हमने बताया कि तटीय राज्य कौन कौन से हैं। हमने देखा कि तटीय राज्य कितने थे? 9 थे। 9 तटीय राज्य हैं। फिर हमने एक चीज़ और भी इंपॉर्टेंट डिस्कस की कि कितनी राजधानियां तटीय हैं, क्योंकि प्रश्न जब आता है तो उस समय जल्दी क्लिक नहीं कर पाता। तो हमने बताया कि 4 राजधानियां तटीय कौन कौन सी थी? वो मुंबई थी, पणजी थी, और तिरुवनंतपुरम थी, और कौन सी थी? चेन्नई थी, ठीक है ना। इसके अलावा भारत को प्राचीन काल में हमने आपको ये भी बताया था कि प्राचीन काल में भारत को किस नाम जो है कहते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से भी जाना जाता था। इसका कारण क्या था? भौगोलिक विविधता। कभी क्वेश्चन आ भी जाए तो आप बताएंगे कि भौगोलिक विविधता के कारण भारत को भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता था। उस समय इसमें जो वर्तमान में जो 5 देश इसमें सम्मिलित है, क्योंकि उस समय इस तरीके का बंटवारा नहीं था। पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब भारत के हिस्से हुआ करते थे। तो इधर पाकिस्तान हो गया, इधर भारत हो गया, इधर आपका भूटान हो गया, इधर आपका नेपाल हो गया, इधर बांग्लादेश हो गया। तो इसमें 5 देश इसमें सम्मिलित थे। फिर मैंने एक बात की कि भाई भारत का जो हमने बताया कि आप भारत से सीमा रेखा कौन साझा करते हैं। मैंने बताया भारत से 7 देशों से भारत अपनी सीमा रेखा साझा करता। कभी अभी तक ये प्रश्न नहीं बना, लेकिन कभी बन सकता है, क्योंकि आजकल आप जान रहे हैं प्रश्नों की प्रकृति लगातार जटिल होती जा रही है। तो ये आप ध्यान रखेंगे चीज का कि देखिए 3 राज्य इसमें ऐसे हैं जो जलीय सीमाएं बनाते हैं और स्थलीय सीमाएं बनाते हैं भारत से, ठीक है ना। उसको भी आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन से हैं? पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया। इसके अलावा दूसरी चीज ये है कि भारत का अगर निकटतम जलीय पड़ोसी पूछा जाए तो कौन सा होगा, मतलब जो पूर्णतः केवल जलीय सीमा बनाता है, स्थलीय नहीं, तो वो कौन सा है? श्रीलंका, ठीक है। इसी तरीके से हमने और भी फर्स्ट फैक्ट्स के बारे में बात की, है ना। तो आगे चलिए चलते हैं आगे से प्रारंभ करते हैं चीजें, ठीक है। तो सबसे पहले हम बताते हैं, जैसे भारत का एक थोड़ा सा मैप बना लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। ये देखिए भारत का मैप हो गया, ठीक है। आज हम जो बात करने वाले हैं कि हम देखने वाले हैं भारत की, हमने अवस्थिति की बात की थी, तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। मतलब ये हुआ, मान लीजिए ये देखिए अगर ये गोलार्ध है
तो ये अगर 0 डिग्री है तो भारत की स्थिति ये 23.5 डिग्री के पास है। हाँ, 23.5 डिग्री नॉर्थ के पास है, ये भारत की स्थिति। ठीक है, अब हमने देखा कि देखिए ये नीचे क्या है, 0 डिग्री रेखा है, जिसे हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं या भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा से भारत का 876 किलोमीटर उत्तर में भारत का हमें जो है सबसे दक्षिणतम बिंदु मिल जाता है, कौन सा, इंदिरा पॉइंट। ठीक है ना। अब देखिए ये तो हमने बात की। अब इस हिसाब से भारत की जलवायु कैसी होनी चाहिए, उष्णकटिबंधीय होनी चाहिए ना, तो उष्णकटिबंधीय है भी, ट्रॉपिकल जलवायु है। लेकिन भारत को एक रेखा दो भागों में बांटती है, एक अक्षांश रेखा दो भागों में बांटती है, उसे हम कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक, उसी की हम बात करते हैं। इसी को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखिए ये रही, साढ़े 23 डिग्री नॉर्थ। ठीक, ये है। ठीक, ये हो गई। तो हम देखते हैं ये 23.5 डिग्री नॉर्थ रेखा जो है भारत को दो भागों में बांटती है। नीचे की उष्णकटिबंधीय जलवायु हो गई, ऊपर की उपोष्णकटिबंधीय जलवायु हो गई। ठीक है ना। अब आप जब हम जलवायु को चैप्टर पढ़ेंगे, मानसून पढ़ेंगे, तब इस चीज को विस्तार से देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर देखते हैं। अब 23.5 डिग्री रेखा भारत को दो भागों में बांटती है, तो आपसे इससे संदर्भ में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है कि 23.5 डिग्री रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, नंबर 1। ठीक, नंबर 2, इसका सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, पूर्व से चाहे पश्चिम पूछ ले। नंबर 2 बात कि इसमें ये रेखा जहां जहां से भी गुजर रही है, या 23.5 डिग्री रेखा के पास निकटतम, मतलब निकट, बिल्कुल निकट, कौन कौन से प्रमुख राजधानियां, प्रमुख शहर बसे हुए, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, उसके बाद सब तीसरे नंबर पर आता है, या हालांकि अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, पर भविष्य में पूछे जाने की बहुत संभावना भी है, कि 23.5 डिग्री रेखा की लंबाई सर्वाधिक किस राज्य में मिलती है और सबसे कम किस राज्य में मिलती है। तो चलिए आइए इसी इन सब से हम चर्चा करते हैं। देखिए 23.5 डिग्री रेखा जो है, अगर हम देखें पश्चिम से पूर्व की ओर देखें, तो कुल मिला के कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। इनकी संख्या भी आपको पता नहीं चाहिए, कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। कितने, 8 राज्यों से, 8 राज्यों से होकर ये गुजरती है। अब ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये हमको पता होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले क्या है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है ना। ये कुल 8 राज्यों से गुजरती है। यदि आप इसका क्रम देखेंगे, यहाँ से सबसे पहले गुजरात रहेगा, फिर राजस्थान रहेगा, है ना, फिर मध्य प्रदेश रहेगा, फिर छत्तीसगढ़ रहेगा, है ना, फिर झारखंड रहेगा, है ना, फिर पश्चिम बंगाल रहेगा, और फिर त्रिपुरा रहेगा, फिर मिजोरम रहेगा। इस रूप में ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके गुजरने का क्रम भी यही है, देखिए पश्चिम से पूर्व की ओर यही है। ठीक है। अब क्योंकि ये आपको इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, अब इसके लिए मैं एक सूत्र बनाया हुआ है, वो आपको बताता हूं, उससे आपको थोड़ी याद करने में सहूलियत रहेगी। वो सूत्र है गुजरा मैं छत से, झोपड़ी 3 मिली। ये एक सूत्र है इसको याद करने का। जैसे गुज से हो गया गुजरात, रा से हो गया राजस्थान, मै से हो गया मध्य प्रदेश, छ से हो गया छत्तीसगढ़, झो से हो गया झारखंड, पा से हो गया पश्चिम बंगाल, 3 से हो गया त्रिपुरा, मिली से हो गया मिजोरम। ठीक, इस रूप में आप इसको याद करने में आपको सहूलियत होगी। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी। अब बात आती है कि ये जो रेखा है 23.5 डिग्री कर्क, इसे हम कहते हैं कर्क रेखा। हिंदी में बता दें आपको, हिंदी में ही लिख दे रहा हूं, कर्क रेखा, कर्क रेखा। ठीक, इंग्लिश में बताएं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब देखिए ये कर्क रेखा जो है की लंबाई भारत के किस राज्य में सर्वाधिक है, किस राज्य में सबसे कम है, ये जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है।
ये अभी तक प्रश्न बना नहीं है, लेकिन जिस दिन बनेगा तो अच्छा प्रश्न होगा, ठीक है। तो इस रूप में हम अगर देखें तो इसकी सबसे ज्यादा जो लंबाई है वो पड़ती है मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा लंबाई इसी प्रश्न कहाँ पड़ती है? मध्य प्रदेश में, ये देखिए आप। और सबसे कम इसकी लंबाई पड़ती है वो पड़ती है राजस्थान में, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा इसकी लंबाई पड़ती है 23.5 डिग्री की भारत के किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। सबसे कम है राजस्थान में, ठीक। ये हो गया। दूसरा आता है इसके निकटतम कौन कौन सी प्रमुख राजधानियां हैं। तो इसमें अगर राजधानियां की बात करें तो आइजोल है, ये इसके निकट पड़ेगी, ठीक है। और कौन सी पड़ेगी? रांची पड़ेगी, ठीक। भोपाल पड़ेगा, विदर्भ पड़ेगा, ठीक। ये ऐसे ही आप देखेंगे मैप में तो आप पाएंगे ये कुछ इंपॉर्टेंट राजधानी है जो इसके निकट मिलती है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब तक हमने बात की अक्षांश 23.5 डिग्री अक्षांश की, ठीक है। जब अक्षांश देशांतर जब हम आपको भौतिक भूगोल पढ़ाएंगे तो उसमें विस्तार से हम बात कर लेंगे। ये हो गई अक्षांश की बात। अब हम एक बात बताते हैं कि आप देखें भारत का जो विस्तार है पूर्व से पश्चिम, ये कितना है? हमने बताया ये 2933 किलोमीटर यहां से यहां तक की लंबाई पड़ती है। अब आप देखिए, अगर हम समय की बात करें, अब सूर्य किधर होता है? पूर्व में। पूर्व में जब यहाँ पर सूर्य उगेगा तो सबसे पहले उसकी किरणें पड़ेंगी कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। इसीलिए उसका नाम भी पड़ा अरुणाचल। अरुण मतलब सूर्य, जहाँ उदय होता है, सूर्य का उदय होता है सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले यहाँ भारत के संदर्भ में बात कर रहा हूँ मैं, सबसे पहले यहाँ किरणें पड़ेंगी। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए सुबह का 5 बजे आए, ठीक है, तो यहाँ आते आते जब तक आएंगे यहाँ से सूर्य की किरणें यहाँ आते आते काफी टाइम हो जाएगा ना। तो टाइम में क्या हो जाएगा? काफी अंतर हो जाएगा ना। तो अब भारत में टाइम में अंतर ना हो, समय में एक समानता रहे, एक रूपता रहे पूरे भारत में, इसके लिए हमने एक मानक समय रेखा का निर्धारण किया। और समय जब भी हम नापते हैं तो हमने बताया है आपको, समय के लिए हम हमेशा देशांतर का यूज करते हैं। और हमने किसी भी चीज की लोकेशन के लिए हमें अक्षांश और देशांतर, ठीक है ना, दोनों की आवश्यकता होती है। लेकिन समय की हम बात करें तो हमें देशांतर की आवश्यकता होती है। अब इस रूप में हमने एक देशांतर को चुना, उस देशांतर का नाम था, ये देखिए आप, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो हम यहां लिखते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये क्या है? भारत की मानक समय रेखा, मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये भारत की मानक समय रेखा है। हम समय की गणना इसके आधार पर करते हैं जिससे हमारे पूर्व पश्चिम में समय का अंतर नहीं रहता। यदि यहाँ 5 बजे हैं तो यहाँ भी 5 बजे होंगे, ठीक। अब इससे प्रश्न क्या क्या बनता है? देखिए, पहली बात, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हमारे भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरता है? तो ये किन राज्यों से होकर गुजरता है? ये भारत के 5 राज्यों से गुजरता है। पहले संख्या आपको पता ही होगी कितना? 5 राज्यों से, 5 राज्यों से। और संख्या कौन कौन, नाम कौन से होंगे? सबसे पहले यूपी हो गया, है ना। फिर नीचे आएंगे, मध्य प्रदेश आएगा, फिर आएगा छत्तीसगढ़, फिर आएगा उड़ीसा, और फिर आएगा आंध्र प्रदेश, ठीक। ये लंबे लंबे अगर ऊर्ध्वाधर रूप में देखा तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब यूपी में एक जो है मिर्जापुर, इलाहाबाद के समीप, इलाहाबाद से और मिर्जापुर से ये गुजरती है, ठीक है। आपके इसके ऊपर कई मुख्य शहर भी हैं, जैसे आप देखें इसमें कि क्या कहते हैं, ये आपका इलाहाबाद हो गया, है ना, जो है इसके आसपास पड़ते हैं। शहडोल हो गया, ठीक है ना। तो इस रूप में ये हमने बात की किसकी? 82.5 डिग्री देशांतर की। अब एक प्रश्न यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये हुई आपकी 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा और ये हुई 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। लेकिन ये एक जगह पर आपस में एक दूसरे को कट कर रही है, एक जगह पर आपस में एक दूसरे को कट कर रही है।
तो प्रश्न कभी भी पूछा जा सकता है कि 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा व 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत में किस जगह या किस राज्य में किस जगह एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं। तो इस जगह का नाम है, देखिए इस जगह का नाम है, राज्य हो गया छत्तीसगढ़। राज्य कौन सा हो गया? छत्तीसगढ़। राज्य हो गया छत्तीसगढ़ और इसमें जो जगह है वो है, इसका नाम है शहडोल। शहडोल, ठीक है। तो इस रूप में आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों रेखाएं छत्तीसगढ़ के शहडोल शहर में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक। अब देखिए एक प्रश्न और यहाँ से बहुत ही अच्छा बनता है। ये हुआ हमारा पूर्वी हिस्सा और ये हुआ हमारा पश्चिमी हिस्सा, ये हुआ हमारा पूर्वी हिस्सा। इन दोनों के बीच वैसे समय में क्या अंतर है? तो अगर देखें इन दोनों के बीच लगभग हमें समय में अंतर मिलता है वैसे 1 घंटा 57 मिनट और 12 सेकेंड। कुल मिला के हम मोटा मोटा देखें तो हमें कितना मिलता है? 2 घंटे का। क्या? 2 घंटे का। इसीलिए हमें ये मानक रेखा निर्धारित करनी पड़ी, वरना यदि मान लीजिए इधर 5 बज रहा होता तो इधर से 5 में से 2 घटा दीजिए तो इधर 2 घंटे उससे कम का समय होता, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ से यहाँ तक का जो मानक, यहाँ से पूर्वी और पश्चिमी जो सिरे हैं भारत के, उनमें समय का अंतर जो मिलता है आप हमेशा याद रखेंगे 1 घंटा 57 मिनट 12 सेकेंड, या हम लगभग 2 घंटे की बात करते हैं, या हम ये बात करें तो कितना हुआ 117 मिनट कितना 12 सेकेंड। ये हमें यहाँ पे समय में अंतर मिलता है। इसीलिए हमने 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को हमने अपनी मानक रेखा माना, जिससे यहाँ और यहाँ के समय में अंतर ना आए, ठीक। ये हुई हमारी बात। अब देखिए भारत के संदर्भ में जो मोटी मोटी बात थी वो हम लोगों ने कर ली है। अब जो आगे हम बात करेंगे वो हम इसके जो है विभिन्न जो भूआकृति प्रदेश हैं उनकी हम बात करेंगे, चाहे उत्तर का पर्वतीय मैदान हो, चाहे प्रायद्वीप भारत हो, चाहे आपके जो है आपका उत्तर का मैदानी भाग हो, चाहे तटीय भाग हो, चाहे द्वीपीय भाग हो, इन सब की बात जो है हम अगले क्लास में करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।